नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत प्यारी हृदय स्पर्शी कहानी लेकर आई हूँ आपको सुनाने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है ससुराल। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। ससुराल। सास की कर्कश आवाज कानों में पड़ी तो नीरा ने कसमसाकर अंगड़ाई ली। अधखुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ा आया है। न उन्हें खुद नींद आती है और न किसी और को वो सोने देती हैं। एक गहरी खींच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वो उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतने जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें दिन भर खटना है? गुस्से से नीरा का तन बदन सुलग उठा था। आखिर ये चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी दीपक को वापस आने में पूरे 4 महीने और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर रहकर नौकरी करता हो, उसे सास ननदों के संग न रहना पड़े। आखिर काफी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छानुसार दीपक का घर मिल गया था। दीपक का परिवार भी छोटा सा था। माँ बाप और छोटी बहन। वो घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले दीपक को घर में सबने पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद नीरा 8-10 दिन ससुराल में रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर प्रकृति के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी बहुत तेज तर्रार थी। सारा दिन बक झक करना उनकी आदत थी। ननद सिम्मी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हम उम्र भी थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर न कोई ध्यान देता था और न उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही दीपक नौकरी पर वापस गया तो वो भी साथ में चली गई थी। दीपक को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। नीरा ने सुगढ़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली थी। दीपक भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर थे। नीरा कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है। कोई तो इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 ही महीने हुए थे कि दीपक को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। नीरा बहुत खुश थी। दीपक उसे बाहों में समेट कर बोला था, नीरू, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े। बड़े दिनों का अटका काम हो गया है। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना। उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। सुनकर नीरा जैसे आसमान से गिरी। इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक ही उसकी आंखें भर आई। बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना अकेली नहीं रह सकूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं नहीं नीरू, ये संभव थोड़े ना है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ। वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है। पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनंद फानन में ही हो गया था। 1 माह के अंदर ही दीपक जर्मनी चला भी गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वो बोला था, नीरू, माँ की जरा ज्यादा बोलने की आदत है। वैसे दिल की वो बहुत साफ है। उनकी बातों को दिल पर न लाना। तुम्हें पता तो है कि वो सारा दिन बोलती रहती है। तुम बस हाँ हूं ही करती रहना। दीपक की बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती, वो अपना मुंह बंद ही रखती। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता था। सिम्मी ना होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वही तो थी जिसके साथ हंसकर वह बोल बतिया लेती थी। वही उसे खींचकर कभी तो फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए, कभी यूं ही घूमने फिरने के लिए, कभी बगीचे की सैर के लिए।
दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजाए तो वो चौंक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वो न जाने किन सोचों में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक कृत्यों से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंदने लगी। बाबूजी और सिम्मी दोनों 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सिम्मी आकर जल्दी मचाने लगी। भाभी जल्दी नाश्ता दे दो, आज मेरा पहला पीरियड है। नीरा के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी। अरे जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अंधेरे सारा काम कर लिया करते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का कोई मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू, बाबूजी गुस्से से बोले। अरे भगवान, अभी सिर्फ 7 बजे हैं और सिम्मी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है अभी। तुम चुप रहो जी, माँ जी बोली। पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। नीरा कुछ बोले बिना चुपचाप पराठे सेकती रही। सिम्मी बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मजा ही आ जाए। नीरा के होठों पर यह सुनकर मुस्कान आ गई। सिम्मी पर भी माँ जी सारा दिन बरसती रहती थी। कॉलेज से आने में जरा देर हो गई तो माँ जी आसमान सिर पर उठा लेती थी। प्रश्नों की बौछार सी कर देती थी। देर क्यों हुई, घर पर पहले बताया क्यों नहीं था। सिम्मी झल्ला जाती। बस भी करो माँ, जरा सी देर क्या हो गई, तुम तो तूफान मचा देती हो। मैं कोई बच्ची हूँ जो कहीं खो जाऊंगी। आजकल एक्स्ट्रा पीरियड चल रहे हैं, इससे देर हो जाती है। तुम्हें तो बोलने का बहाना भर चाहिए। बेटी के यूं बरसने पर माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर धीमे स्वर में ही बड़बड़ाती रहती। सिम्मी तो बेटी है, माँ जी से तुर्की पतुर के सवाल जवाब कर ही लेती है, पर नीरा तो बहू है, उसे अपने होंठ सीकर रखने पड़ते हैं। अरे बिना बोले ये हाल है, जो कहीं वह भी सिम्मी की तरह मुंह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बर्पा कर दे। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वो यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और सिम्मी चले गए। वो भी रसोई का काम निपटा कर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी। वो चाय बनाने चली गई किचन में। बाहर महरी ने टोकरी में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूट कर टूट गया। माँ जी बरस पड़ी। अरे बहू, ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है, इतने पैसे नहीं है जो रोज रोज कांच के गिलास खरीद सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा तुम्हें। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। मीरा की आंखों में क्रोध और क्षोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वो अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। रात खाने के समय नीरा ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया। तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में डाल दिया होगा खट्टा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता। दीपक को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहां भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। ओहो, अब चुप भी रहोगी या बोलती रह जाओगी, बाबूजी बोल पड़े। अरे तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से लेकर आता हूँ जाकर अभी। बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसिया कर रह गई, तब भी बोली, लो और सुनो। बाप और बेटी पहले एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो अपने गुट में। नीरा शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह अपने कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा हुआ था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह तो जैसे तैसे काट लिए, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका टाकी, हर बात में भाषणबाजी। आखिर कहाँ तक सुन सकती है वो भी। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैंगन ठीक से नहीं बुने, कभी चाय में पत्ती ज्यादा है तो कभी चाय में पत्ती कम, कभी सब्जी में नमक कम तो कभी सब्जी में नमक ज्यादा। अरे बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वो यहाँ और नहीं रहेगी। वो उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर दीपक को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा उसे। सुबह माँ जी की आवाज कानों में पड़ी। उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा ही नहीं गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वो फिर बिस्तर पर बैठ गई और फिर लेटी गई। फिर उसने कहा, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को, यह कहते हुए माँ जी उसके कमरे में आ गए।
माथे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। उनके मुंह से तो हल्की सी चीख ही निकल गई। अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है बहू। फिर वो वहीं से चिल्लाई, सुनो जी, जरा जल्दी इधर आओ। अब क्या मुसीबत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जरा जल्दी से डॉक्टर को तो बुला लाओ। बाबूजी ने तुरंत कपड़े बदले और डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी नीरा के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव नीरा को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर ने नीरा की अच्छी तरह जांच करके बताया, दवाइयाँ तो मैंने लिख दी हैं, इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो नहीं दिए जा सकते। किस हालत में? माँ जी पूछ बैठी। ये गर्भवती हैं, डॉक्टर बोले। बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहिए, 2 एक दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। नीरा ने तो उन्हें इस बारे में बताया ही नहीं था। वो बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है। अरे मैं सास सही पर सास भी माँ ही होती है ना। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती है। एक हमारा जमाना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे ये भी नहीं पूछा कि बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है। अरे तो अब पूछ लेना, काफी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, कहकर बाबूजी कमरे से बाहर चले गए। रात माँ जी अपनी खाट नीरा के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम सिम्मी को सौंप दिया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अकल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतने गाढ़े के गुठलिया बन गई है। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी, पर मानेगी। ओहो माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बना, ऊपर से तुम्हारा भाषण। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, हाँ, वरना खुद बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बनाऊंगी। माँ जी उसकी बात सुनकर फिर बड़बड़ाने लगी, इन बच्चों को तो समझाना भी बड़ा मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे के बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर नीरा के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दवा देती, रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देखकर नीरा हैरान थी। बड़बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है, उसके प्रति इतना प्रेम है, तो आज तक ये वो क्यों समझ नहीं पाई थी। वो तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। नीरा 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही, उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से देती थी। कई बार नीरा को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी जमीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर में पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। नीरा ने जवाब दिया, हाँ अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। रम्मो चाची ने कहा, आजकल की बहुएं भी भूल से नाजुक होती है। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी है। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है। आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी होती हैं। रम्मो, अरे तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। ये मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी है। मैंने तो नीरा और सिम्मी में कभी फर्क नहीं माना है। तुम भी अगर ये बात समझ लो तो तुम्हारे घर के रोज की चकचक खत्म हो जाए। सुनकर रमो चाची खिसियानी से हो गई। अरे मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण बांच दी। यूं ही बात से बात निकली थी, सो मैं बोल पड़ी थी। सुन रमो, आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में यूं ना बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। नीरा लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वो माँ जी को जाने कहाँ पाई। दीपक ठीक ही कहते थे, मुंह से माँ जी चाहे बकझक कर ले, पर उनका मन साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका कितना ख्याल रखा। उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती हैं। सिमी और बाबूजी भी माँ जी की टोका-टकी से कहाँ बच पाते हैं। तो ये तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर ही इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वो माँ है और ये सास है।
उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गांठ बांध मन में रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें भरा है ममता और प्रेम। नीरा उठी। मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उसने उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। दीपक के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा नहीं है उसे। वो यहीं रहेगी जैसी दीपक की इच्छा थी। माँ और बाबूजी के बहू की हौस को पूरा होने देगी। कई घरों में ऐसा देखने में आता है कि घर की बुजुर्ग महिलाएं खूब बोलती है, बच्चों को खूब टोका टाकी करती है। जब उनके बच्चे उनकी टोका टाकी से नहीं बचते तो बहुएं कैसे बचेंगी? ये उनका स्वभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनमें ममता और करुणा नहीं भरी है। समय आने पर वो ममता और करुणा की मूर्ति बन जाती है, जैसा कि मीरा की सास बन गई। थोड़ा सा धीरज रखने पर हर चीज सही हो जाती है। हाँ, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी धीरज लंबा खिंच जाता है और उसका परिणाम भी कुछ नहीं निकलता। मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी ससुराल। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।